हेलो बच्चों, फिजिक्स फैक्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो ये चैप्टर नंबर 3 और इलेक्ट्रिसिटी उसका एक टॉपिक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और इससे पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा कैपेसिटर के चैप्टर में, द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो उसी के जैसा एक दूसरा टॉपिक, द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। हमें पता होना चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर 3 मेन कंपोनेंट अक्सर होते हैं। एक तो होता है कैपेसिटर, एक होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और एक होता है इंडक्टर। इंडक्टर को हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, लेकिन अभी के लिए कैपेसिटर हम पढ़ चुके हैं। अभी हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका कॉम्बिनेशन हमें करने की ज़रूरत क्या है। तो वो इसलिए कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम के 3 इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हैं और मुझे 6 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इन तीनों रेजिस्टेंस को कंबाइन करना पड़ेगा। उसको कंबाइन करने के बाद मुझे 6 ओम का रेजिस्टेंस मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पर इन तीनों रेजिस्टेंस को एक स्पेशल कॉम्बिनेशन में ऐड करता हूँ तो मैं यहाँ पर 6 ओम का रेजिस्टेंस प्राप्त कर लूँगा। इसी तरह से अगर मुझे मान लीजिए मुझे 1.5 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, तो 1.5 ओम का रेजिस्टेंस प्राप्त करने के लिए भी मुझे इन रेजिस्टेंस को कंबाइन करना पड़ेगा। लेकिन ये कॉम्बिनेशन किस तरह का होगा ये हमें अपने इस टॉपिक में समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये 2 तरह का होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से। सीरीज कॉम्बिनेशन आपने कभी किसी खेल में देखा होगा कि 4-5 लड़के या लड़कियां खड़े हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक चेन बनाते हैं। अगर मान लीजिए 10 लड़के आपके पास है, 10 बच्चे हैं और उनको कहा जाए कि एक सर्किल बना लीजिए और अपने हाथों को पकड़ लीजिए, तो वो क्या करते हैं कि अपना जो लेफ़्ट हैंड है वो दूसरे के राइट हैंड से जोड़ते हैं, फिर दूसरे वाला अपना तीसरे के राइट हैंड से जोड़ेगा। इस तरह से एक चेन बन जाती है। तो कुछ इसी तरह की एक इमेज आप अपने माइंड में सेट कीजिए और उसको सेट करते हुए हम सीरीज कॉम्बिनेशन को आसानी से समझ सकते हैं। तो जिस तरह से एक लड़के के पास 2 हाथ होते हैं, ये हो गया राइट हैंड और ये हो गया लेफ्ट हैंड, उसी तरह से हर रेजिस्टेंस के पास 2 एंड होते हैं, एक लेफ्ट एंड होता है, एक राइट एंड होता है। तो जैसे मैंने 10 बच्चों को कहा कि चेन बना लीजिए तो वो अपनी चेन बना लेंगे, उसी तरह से यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है जिसमें रेजिस्टेंस की एक चेन बनती है। तो उसको समझना है, देखिए उसको कैसे बनाते हैं। तो ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया और ये तीसरा रेजिस्टेंस हो गया। ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2 और ये रेजिस्टेंस है R3। एक दूसरा डायग्राम बनाने जा रहा हूं यहाँ पे।
तो देखिए जैसे ये रेजिस्टेंस है इसके दो एंड से, उसी तरह से ये एक बच्चा है, इसके पास दो हाथ है, एक हाथ ये हो गया और एक हाथ ये हो गया, इसी तरह से आगे। तो अगर मैं कहता हूँ कि आप एक चेन बना के खड़े हो जाएं तो ये अपने हाथों को ऐसे सेक कर लेंगे, मिला लेंगे, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो इसी तरह से हम रेजिस्टेंस के एंड्स को ऐड करते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ये रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या इसके की पॉइंट है। अगर मैं इस कॉम्बिनेशन पर एक सेल कनेक्ट कर देता हूं, ये इसका की हो गया, तो मैंने की को क्लोज किया तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल करंट चलेगी, कंडक्ट होगी और वो इस सर्किट में फ्लो करेगी इस तरह से। तो जरा ये बताइए कि अगर यहाँ से आई एम्पीयर की करंट ओरिजिनेट हो रही है तो ये आई एम्पीयर की करंट ये रेजिस्टेंस R1 में भी जाएगी, ये रेजिस्टेंस R2 में भी जाएगी, ये रेजिस्टेंस R3 में भी जाएगी। इसको कुछ ऐसा समझा जा सकता है कि जैसे ये मेरे पास एक पाइप है, ये मेरे पास दूसरा पाइप है, इसकी लेंथ थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और ये मेरे पास एक तीसरा पाइप है। तो मैंने ये तीन पाइप है, इन तीनों पाइप के इन एंड्स को मैंने आपस में मिला दिया तो ये फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब अगर मैं यहाँ से 10 kg वाटर इसमें एंटर कराता हूँ तो ये 10 kg वाटर पाइप 1 में जाएगा, ये 10 kg वाटर पाइप 2 में जाएगा और यही 10 kg वाटर पाइप 3 में भी एंट्री करेगा। तो जितना वाटर पहले पाइप में आ रहा है उतना ही वाटर सेकंड और थर्ड में आ रहा है। तो ये एक आइडियल कंडीशन है और हम जो पढ़ते हैं वो हम आइडियली पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने किसी भी तरह का जो वाटर का एक्यूमुलेशन है वो मैंने जीरो मान लिया है। तो मैंने ये मान लिया कि जितना वाटर इसमें जा रहा है उतना इसमें जाएगा, उसमें उतना ही इसमें जाएगा। प्रैक्टिकली ये थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन आइडियली ये तीनों पाइप में सेम अमाउंट का वाटर फ्लो करेगा। तो जिस तरह से यहाँ पर वाटर फ्लो कर रहा है उसी तरह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के अंदर करंट फ्लो करती है। तो बिल्कुल इसके जैसे ही आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जैसा वर्क इसमें होता है उसी तरह का वर्क इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में होता है। तो ये बात आपने समझ ली होगी कि यहाँ से अगर आई एम्पीयर की करंट चल रही है तो रेजिस्टेंस R1 में भी आई एम्पीयर की करंट आएगी, रेजिस्टेंस R2 में भी आई एम्पीयर की करंट आएगी और रेजिस्टेंस R3 में भी आई एम्पीयर की करंट ही आएगी। तो इस तरह से इस पूरे सर्किट में आई एम्पीयर की करंट ही फ्लो करती है। तो रिजल्ट हमारा पहला रिजल्ट ये बन जाता है कि रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इलेक्ट्रिकल करंट होती है वो हर रेजिस्टेंस के लिए सेम होती है, इक्वल होती है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। देखिए ये रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है। आपको पता होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एक तरह से वर्क को डिफाइन करता है। क्या होता है? V = W/Q। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच यूनिट चार्ज को फ्लो कराने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जितना वर्क करना पड़ता है, वो वर्क उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो डिफरेंट रेजिस्टेंस हमारे पास है। तो रेजिस्टेंस R1 के लिए करंट को फ्लो करना है तो उसके लिए अलग वर्क होगा, रेजिस्टेंस R2 में अलग वर्क होगा, रेजिस्टेंस R3 में अलग वर्क होगा। तो इसलिए इन तीनों रेजिस्टेंस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, ये V2 हो गया और ये हो गया V3।
चलिए इसको पूरा बना लीजिए। तो इसके एग्रो रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के एग्रोस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इस रेजिस्टेंस के एग्रोस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और यहाँ पर V3 है। और देखिए इसको आप इसकी हेल्प से भी समझ सकते हैं। ये मेरे पास पाइप 1 है, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है और इसकी लेंथ L3 है। तो यहाँ पर अगर मैं इन तीनों पाइप की बात करता हूँ तो जो पहला पाइप है, अगर मैं ये मान लूँ कि लेंथ L1 लेस देन L2 लेस देन L3, तो पहले पाइप में जो वर्क होगा वो थोड़ा कम होगा, इससे अगले पाइप में जो वर्क होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा और तीसरे पाइप में जो वर्क होगा वाटर के फ्लो के लिए वो सबसे ज़्यादा होगा। तो डिफरेंट पाइप के लिए जो वर्क होगा वो भी डिफरेंट है। बिल्कुल इसी तरह से डिफरेंट रेजिस्टेंस के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंट ही होगा। तो की पॉइंट्स क्या हो गए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होती है वो हर रेजिस्टेंस के लिए इक्वल होती है, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है। अगर मान लीजिए सभी रेजिस्टेंस इक्वल अमाउंट के हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, लेकिन अगर ये इक्वल अमाउंट के नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होगा। या ये कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई किया है इस सेल से, जो आपने पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक अप्लाई किया है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। अगर मान लीजिए ये रेजिस्टेंस जो है इससे ज़्यादा है तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इससे ज़्यादा आएगा। ये रेजिस्टेंस इससे ज़्यादा है तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इससे ज़्यादा आएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे यहाँ बताया, इसकी लेंथ जो है सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पर ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो रेजिस्टेंस ज़्यादा अमाउंट का होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ तक का जो पॉइंट थे वो आपने समझ लिया, इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये क्या है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो बहुत आसान, बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए इसको नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया? चलिए तो अप्लाइड पोटेंशियल कितना था? V, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट करंट के लिए पढ़ रहे हैं। एक डीसी वोल्टेज हमारे पास है, सेल का वोल्टेज। तो सेल का जो वोल्टेज होता है वो सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर ये एसी होता, अल्टरनेटिंग सोर्स होता, तो उस समय ऐसा ना होता। अल्टरनेटिंग सोर्स में अगर मैंने यहाँ पे वोल्टेज V अप्लाई किया है तब V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 डायरेक्टली नहीं होगा। तो ये हम पढ़ेंगे AC के चैप्टर में। तो फिलहाल DC में ऐसा ही होता है, जितना वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं वही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 की वैल्यू कितनी रहेगी? IR1। V2 कितना रहेगा? IR2। और V3 कितना रहेगा? IR3। तो V इक्वल हो जाएगा यहाँ से IR1 प्लस R2 प्लस R3। तो V ओवर I इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए यहाँ पर ये जो I है ये तो टोटल करंट है पूरे सर्किट की, और जो V है ये पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है।
तो ये पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और ये पूरे सर्किट का करंट हो गया। तो ये रेशो क्या बन जाएगा, इस रेशो को नाम दिया जा सकता है आर इक्विवेलेंट। दैट इज ये पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और इसकी वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर आपने रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस आपने ऐड किए उनके डायरेक्ट एडिशन के इक्वल होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। तो इसके कुछ की पॉइंट हैं, उनको चाहे आप नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल फॉर ईच रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस के लिए जो करंट होती है वो इक्वल होती है, इक्वल करंट, इक्वल अमाउंट ऑफ करंट for each resistance, each resistance. Second, potential difference is distributed according to the rule। और रूल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। थर्ड की पॉइंट क्या है, अगर मैं यहां पे R1 की वैल्यू, R1 मैंने रखा है 1 ओम, R2 रखा है 2 ओम और R3 रखा है 3 ओम, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा सीरीज में 1 + 2 + 3 = 6 ओम। तो जरा देखिए कि अगर मैं सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड करता हूं तो जो रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो मैक्सिमम होगा। इन तीनों रेजिस्टेंस में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 ओम है, बट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो इससे भी ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन वी गेट maximum equivalent resistance, we get maximum equivalent resistance। तो ये इसके की पॉइंट्स हैं, इनको याद रखेंगे आप। अब ये एक बात हमारे समझ में आ गई कि अगर हमारे पास लो अमाउंट के रेजिस्टेंस है 1 ओम 2 ओम 3 ओम इस तरह के कुछ रेजिस्टेंस हमारे पास है, लेकिन हमें ज़्यादा अमाउंट का रेजिस्टेंस चाहिए तो हम उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे, उनको सीरीज कंबाइन कर देंगे। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन यूज कहाँ पे होता है, ऐसा कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पास है क्या? यस हमारे पास है, मेरे पास है, आपके पास भी आज से हो जाएगा। जैसे अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली पे आप लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल झल्लर लेके आएंगे अपने घरों को सजाने के लिए। तो उन झल्लर को ज़रा ध्यान से देखो, उसमें छोटे छोटे बल्ब होते हैं और उनका रेजिस्टेंस भी बहुत कम रहेगा। अगर आप एक छोटे बल्ब को डायरेक्ट आपके घर में जो एसी आ रही है आप डायरेक्ट उससे उसको कनेक्ट कर दे तो क्या वो बल्ब जलेगा? यस जलेगा, लेकिन जलते ही ख़त्म हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, तो आपको उसका जलना दिखाई भी नहीं देगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो वो बल्ब है, छोटा बल्ब है, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है और जो आपने वोल्टेज उस पर अप्लाई की है वो 220 वोल्ट है। जो आपके घर में वोल्टेज आ रही है वो 220 होती है।
तो जब आप उस अकेले बल्ब के लिए इतना भारी भरकम वोल्टेज देंगे तो वो इसका क्या होगा, वो तो छोटा सा बल्ब है। तो अब क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि जो वो वोल्टेज आ रहा है 220, वो वोल्टेज उस अकेले बल्ब पर डिस्ट्रीब्यूट ना हो करके और बहुत सारे बल्ब पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस कॉम्बिनेशन में होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अभी मैंने दूसरे कॉम्बिनेशन की बात नहीं की, अभी मुझे जितना मैंने आपको बताया मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ एग्जाम्पल में। तो जो 220 वोल्टेज आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अकेले बल्ब पे नहीं करना है। अकेला बल्ब तो उतना ही वोल्टेज लेगा जितना वो बियर कर सकता है। तो जो दूसरा वोल्टेज बचेगा वो वोल्टेज किसी दूसरे बल्ब पर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं उस झल्लर के अंदर 20 से 30 बल्ब लगा देता हूँ तो जो वोल्टेज होगा 220 वोल्ट, अब वो एक अकेले बल्ब पे नहीं आएगा, अब वो सभी बल्ब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इस तरह से जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो झल्लर जो है वो ऑन हो जाएगी और आपके घर में प्रकाश हो जाएगा, आप अच्छे से दिवाली का मज़ा ले सकते हैं। तो ये इस तरह का सर्किट होता है इलेक्ट्रिकल झल्लर में। ये जो सोर्स मैंने जो ये सिंबल बनाया है ये एसी का सिंबल होता है, ये हम पढ़ेंगे, अभी इसको ज़्यादा नहीं समझना है। तो ये बल्ब होते हैं, अगर मान लीजिए एक बल्ब खराब हो गया, बाई चांस एक बल्ब जो है वो ख़राब हो गया, ये फ्यूज हो गया, तो आगे की सप्लाई रुक जाती है। तो अगर आप झल्लर लेके आएंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर एक बल्ब ख़राब हो जाता है तो आगे की जो सप्लाई है और जो पीछे की है वो पूरी की पूरी ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इस तरह से हमने सीरीज कॉम्बिनेशन को समझा। अगर आपको इस सीरीज कॉम्बिनेशन की टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना एक क्वेश्चन जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए हो गया है। तो आइए सीरीज कॉम्बिनेशन को एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया और जिसमें 3 रेजिस्टेंस को मैंने ऐड किया है, रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 एंड हैव वैल्यू 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm. You have to find resistance, equivalent resistance between A and B. आपको A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जब भी आपको कोई सर्किट मिले और आपको रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि वे पॉइंट कहाँ पर है जिनके बीच का हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये पॉइंट है मेरे पास A एंड B। अब दूसरा ये देखना है कि इन दोनों पॉइंट के बीच जो ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ये किस कॉम्बिनेशन में है। तो अभी के लिए ये वैसे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ये मुझे पता है, लेकिन आप इसको कैसे पता करेंगे तो उसके 2 मेथड मैंने आपको, एक मेथड मैंने आपको बताया है कि इन तीनों रेजिस्टेंस में अगर करंट की वैल्यू सेम है तो ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ से 10 एम्पीयर की करंट इसमें फ्लो कराता हूँ तो 10 एम्पीयर की करंट इसमें जाएगी और 10 की भी इसी में जाएगी, तो ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है और उस कॉम्प्लेक्स सर्किट में 25 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और पहला जो रेजिस्टेंस है वो इधर है और जो लास्ट वाला है वो इधर है, और मान लीजिए पहले रेजिस्टेंस में 2 ओम की करंट है और जो सेकंड लास्ट है उसमें भी 2 ओम की करंट है, तो क्या ज़रूरी है दोनों सीरीज में हो? ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि ये दोनों डायरेक्ट सीरीज कॉम्बिनेशन में हो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का एक दूसरा बहुत अच्छा और बहुत सिंपल इजी वे है, क्या है
इन दो रेजिस्टेंस को आपको चेक करना है कि क्या ये सीरीज में है। तो ये देखिए कि इन दोनों के बीच में कोई तीसरा तो कनेक्टेड नहीं है। जैसे रियल लाइफ में अगर दो व्यक्तियों के बीच एक तीसरा व्यक्ति आ जाए तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, उनका जो कॉम्बिनेशन बनने जा रहा था वो नहीं बन पाएगा, वो कैसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो उसी तरह के लिए R1 और R2 जो ये रेजिस्टेंस है, इनके बीच में कोई तीसरा रेजिस्टेंस कनेक्टेड तो नहीं है। अगर है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। तो आपको ये देखना है कि कहीं पर कबाब में हड्डी तो नहीं अटक गई है। अगर कबाब में हड्डी है तो कबाब जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर कबाब में हड्डी है तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। तो इसी तरह से अगर दो रेजिस्टेंस के बीच एक तीसरा रेजिस्टेंस आ गया है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। तो अभी आप देखिए कि इन तीनों के बीच में यहाँ पर इसके और इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसके और इसके बीच में भी नहीं है। तो ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में बन जाते हैं। तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस R1 R2 R3 तीनों सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना रहेगा, ये रहेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल 3 ओम। तो ये आ गया इन दोनों पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और ये बहुत सिंपल साधारण एग्जाम्पल मैंने आपको कराया है, इससे हल्का एग्जाम्पल तो नहीं हो पाएगा। अब आगे का जो वीडियो लेक्चर आज के बाद होगा उसमें हम कॉम्प्लेक्स सर्किट का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स सर्किट रहेगा जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस हमारे पास रहेंगे और जिसको शायद हम देख करके नहीं बता पाएंगे कि ये सीरीज में है या दूसरे किसी और कॉम्बिनेशन में है। तो उसके लिए कुछ अलग टेक्निक्स का हम यूज करते हैं, वो टेक्निक्स भी आपको बताएंगे। वैसे तो वो जो टेक्निक्स है वो आपके 12th के सिलेबस में नहीं है, वो IIT JEE और नीट के लिए होता है। लेकिन इस टॉपिक के लिए मैं आपको स्पेशली ये चीज़ें कराऊंगा, तो इसको नोट कीजिए आप। तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और अब हम दूसरा कॉम्बिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इससे पहले मैं आपको एक लॉ पढ़ाऊंगा। आपका 11th क्लास में एक लॉ आपने पढ़ा होगा, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के चैप्टर में। तो वो क्या था, वो ये था कि अगर मान लीजिए कि ये मेरे पास एक टैंक है और इसमें वाटर फिल है यहाँ तक, और ये एक लेवल है। इस लेवल की जो हाइट है वो कितनी है, वो 2 मीटर है यहाँ से, इसके बॉटम सरफेस से। तो इसमें जो पॉइंट्स होंगे, इस सरफेस में जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स की बॉटम सरफेस से जो हाइट है वो 2 मीटर है। तो पास्कल लॉ क्या कहता है, पास्कल लॉ ये कहता है कि लिक्विड के अंदर किसी भी लेवल पर जितने पॉइंट्स होते हैं या सेम लेवल पर जितने पॉइंट्स होते हैं, उन सभी पॉइंट्स पर जो प्रेशर होता है वो सेम होता है, इक्वल होता है। तो इस वाटर के अंदर एक लेवल मैंने कंसिडर किया है 2 मीटर की हाइट पर। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स इस पर लाई करते हैं, उन सभी पॉइंट्स का जो प्रेशर होता है, दाब होता है, वो सेम रहता है। ये पास्कल लॉ है। तो इस पास्कल लॉ को रेफरेंस मानते हुए, जैसे आपने ये समझा, उसी तरह से
अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक प्लेट है और इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो V1 है, या V मान लीजिए, चलिए V1 मान लीजिए, तो इस प्लेट से जितने भी टर्मिनल डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे, जैसे ये कि दूसरी प्लेट हो गई, एक ये तीसरी प्लेट हो गई, एक ये चौथी प्लेट हो गई, तो 1 2 3 एंड 4। तो अगर इस प्लेट का पोटेंशियल V है तो इस प्लेट से जितनी प्लेटें डायरेक्ट कनेक्टेड होती हैं वो सभी इसकी तरह सेम लेवल में होती है। सेम लेवल में होने का मतलब ये हुआ कि सभी का पोटेंशियल सेम होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे हमेशा। अब जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इसका ये एंड ये पोटेंशियल V1 पर है। अगर इसका ये एंड पोटेंशियल V1 पर है तो ये वाला एंड पोटेंशियल V1 पे नहीं होगा, ये दूसरे पोटेंशियल V2 पे रहेगा। क्यों? अगर किसी रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स का पोटेंशियल सेम हो जाए तो वो रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाता है। इसी को हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। एक हम अक्सर बोल देते हैं कि भाई सर्किट शॉर्ट हो गया है। तो शॉर्ट सर्किट का जो मतलब होता है वो यही होता है कि उस सर्किट के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम हो चुका है, और जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा दोनों टर्मिनल का, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है तो क्या वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी? क्या वहाँ पर करंट फ्लो करेगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि करंट के फ्लो करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे। जिस तरह से वाटर के फ्लो करने के लिए ज़रूरी है कि हाइट का डिफरेंस हो, उसी तरह से किसी भी रेजिस्टेंस में करंट का कंडक्ट होने के लिए ज़रूरी है कि उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस बना रहे या पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस हो। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है मेरे पास, इसका पोटेंशियल V1 है, तो एक दूसरा रेजिस्टेंस मैंने ऐड किया तो इस रेजिस्टेंस के इस एंड का पोटेंशियल भी V1 रहेगा। एक रेजिस्टेंस मैंने ये ऐड कर दिया, इसके इस एंड का पोटेंशियल भी V1 रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि तीन रेजिस्टेंस के एक एंड का जो पोटेंशियल है वो सेम है, बिल्कुल इसी की तरह। तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो बड़ा ईजी हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके लिए। एक रेजिस्टेंस मेरे पास ये है, एक रेजिस्टेंस मेरे पास ये है, और एक रेजिस्टेंस मेरे पास ये है। चलिए अभी दो रेजिस्टेंस की बात करते हैं। आपने कभी कुश्ती लड़ते हुए दो पहलवानों को देखा है कि दो पहलवान हैं वो कुश्ती लड़ रहे हैं? तो वो सबसे पहले क्या करते हैं? आपके सामने एक पहलवान है, आप भी एक पहलवान है, इमेजिन कीजिए। तो वो कुश्ती करेंगे तो अपने हाथों को ऐसे मिलाते हैं। दूसरे पहलवान का एक हाथ आपके इस हाथ में आएगा और दूसरे पहलवान का एक हाथ आपके इस हाथ में आएगा। तो आपके दोनों हाथ आपस में मिल चुके हैं। अगर एक तीसरा पहलवान आ जाए उनके बीच में तो वो भी क्या करेगा? वो अपना एक हाथ यहाँ रखेगा, एक हाथ यहाँ रखेगा। तो जरा इस इमेज को अपने माइंड में सेट कीजिए कि तीन पहलवान हैं, उनके 6 हाथ हैं, तो उनके तीन हाथ वो तो एक जगह कनेक्टेड है और दूसरे 3 हाथ वो एक जगह कनेक्टेड है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये मेरे पास एक पहलवान है, इसके ये 2 हाथ हो गए। ये दूसरा पहलवान है, इसके ये 2 हाथ हो गए। और ये एक तीसरा पहलवान है, इसके भी ये 2 हाथ हो गए। तो अब ये कुश्ती लड़ेंगे। तो देखिए कुश्ती कैसे लड़ेंगे। इनके तीनों हाथ आपस में मिल गए और इनके तीनों हाथ मिल गए। इसी को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत सिंपल है यार, अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। इतनी अच्छी वीडियो देखने के लिए, इतना इजी वे में समझने के लिए बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से कराएं और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ये रेजिस्टेंस हो गया R1, ये रेजिस्टेंस हो गया R2 और ये रेजिस्टेंस हो गया R3। तो चलिए जो मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक इमेज है मैंने आपको बताई है पहलवान की कुश्ती से, तो यहाँ तक तो ये ठीक है। अब हम इसको टेक्निकल वे में समझेंगे
कि पैरेलल कॉम्बिनेशन टेक्निकल वे में किस तरह से समझा जा सकता है। अगर मान लीजिए कि इस रजिस्टर, अगर मैं यहाँ से किसी एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिकल करंट आए इस सर्किट में फ्लो कराता हूँ, एक सेल यहाँ पर जोड़ सकते हैं आप। इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, और ये जो I है इस I के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, सॉरी तीन कंपोनेंट, I1, I2 एंड I3। तो मैंने इस सर्किट में तीन रेजिस्टेंस जोड़े हैं और इस सर्किट के अक्रॉस एक सेल से पोटेंशियल V अप्लाई किया है। तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से चल रही है और इसके तीन कंपोनेंट यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं, I1, I2 एंड I3। डेफिनेटली होंगे। ये तो सिंपल है कि अगर मान लीजिए यहाँ से वाटर जा रहा है और यहाँ पर तीन पाइप आपने लगा दिए, एक पाइप ये हो गया, एक पाइप ये हो गया, एक ही हो गया, तो पानी जो है वो तीनों पाइप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन किस में कितना होगा ये डिपेंड करता है कि उस पाइप का जो साइज है, उसकी कैपेसिटी है वो कितनी है। उसी तरह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो किस में कितनी होगी, उसके रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है। चलिए अभी बताएंगे किस तरह से डिपेंड करती है। तो शुरू से समझते हैं। मान लीजिए, हाँ, पहला रिजल्ट तो हमारे पास ये आ गया कि तीनों में जो करंट होगी वो सेम नहीं होगी अभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो करंट का है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दूसरा, अगर मान लीजिए इस रेजिस्टेंस के इस एंड का पोटेंशियल V1 है, तो अभी मैंने आपको बताया इस रेजिस्टेंस के इस एंड का पोटेंशियल भी V1 रहेगा और इसका पोटेंशियल भी V1 रहेगा, और इस सेल के इस टर्मिनल का पोटेंशियल भी V1 ही रहेगा। चलिए यहाँ से यहाँ पर आए तो पोटेंशियल चेंज हुआ। देखो पोटेंशियल, इस एंड का पोटेंशियल V1 नहीं हो सकता। अगर इस एंड का पोटेंशियल V1 हो गया तो ये सर्किट शॉर्ट हो जाएगा, तो आपका कॉम्बिनेशन जो है वो शॉर्ट हो गया, ब्रस्ट हो गया, फ्यूज हो गया, ये उस समय यहाँ पे नहीं रहेगा। तो अभी ऐसा नहीं है, इसका पोटेंशियल आप लेंगे V2। जब इसका V2 है तो इसका भी V2 हो जाएगा और इसका भी V2 हो जाएगा और ये भी V2 हो जाएगा। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V1 माइनस V2। इसके अक्रॉस कितना है, V1 माइनस V2, और इसके अक्रॉस कितना है, V1 माइनस V2। तो तीनों सर्किट, तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 है, जो कि सेम है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे हमें मिलता है कि जब आप रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हो तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, भले ही इन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितने भी हो। चलिए अब बात करते हैं करंट के डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए I इक्वल क्या होता है, I इक्वल होता है V/R, बट V तो सबके लिए सेम है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रहेगा। जो रेजिस्टेंस ज़्यादा वैल्यू का रहेगा उसमें कम अमाउंट की करंट आएगी, ठीक है। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के अकॉर्डिंग होता है। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसके अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा आएगी। लेकिन यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जिसके अक्रॉस जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रहेगी उसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो चलिए इसको हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं। तो पहला जो की पॉइंट, चलिए इसके की पॉइंट हम बाद में लिखेंगे, पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए I1 की वैल्यू कितनी रहेगी, I1 रहेगा V/R1, I2 कितना रहेगा V/R2, और I3 कितना रहेगा V/R3। तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये सर्किट की टोटल करंट है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, तो I इक्वल
देखिए जब आप I1 I2 I3 की वैल्यू पुट करेंगे तो सब में V कॉमन आ जाएगा, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो I/V इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए ये है सर्किट की टोटल करंट, ये है सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, और ये जो रेशो है ये रेशो बन जाएगा 1/R। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल क्या होता है, I/R होता है। तो इस तरह से ये एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है, और ये फॉर्मूला आपको क्या बताता है कि जब आप रेजिस्टेंस को पैरेलली कंबाइन करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा वो सभी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के एडिशन के इक्वल रहेगा। चलिए अब इसको हम, इसके कुछ की पॉइंट हम लिखते हैं। तो पहला की पॉइंट इसका क्या रहेगा, की पॉइंट्स, फर्स्ट की पॉइंट तो ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है PD इज सेम फॉर ईच रेजिस्टेंस। प्रत्येक रेजिस्टेंस के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। सेकंड, जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी अकॉर्डिंग टू द लॉ, एंड लॉ क्या कहता है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। थर्ड, अगर मैं यहाँ पे R1 की वैल्यू 1 रखता हूँ, R2 की वैल्यू 2 रखता हूँ, R3 की वैल्यू 3 रखता हूँ, तो इस फॉर्मूले से जो R की वैल्यू आएगी वो कम आएगी, वो 1 से भी कम आएगी। जबकि सीरीज में क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू आती है, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो मिनिमम आ रहा है, कम से कम आ रहा है। तो यहाँ पर वी गेट मिनिमम रेजिस्टेंस, मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एंड लास्ट इसका एग्जाम्पल, हम इस कॉम्बिनेशन को कहाँ पे यूज करते हैं। हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि फैन हो गया और बल्ब हो गया, टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह वगैरह, तो हमारे घर में जितने भी इस तरह के इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं वो सभी पैरेलली ऐड होते हैं, सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करने से क्या होगा, देखिएगा जो बल्ब है या फैन है ये हाई रेजिस्टेंस सर्किट होते हैं, तो अगर आप इनको सीरीज में ऐड कर देंगे तो हमारे घर में वोल्टेज कितनी आती है, 220 आती है। तो 220 वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इंडिविजुअल सर्किट पर, तो जितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है वो हर सर्किट को नहीं मिल पाएगी, और क्योंकि वहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हैवी हो जाता है, तो जो बल्ब है, जो फैन है वो नहीं चल पाएंगे। तो अगर हम इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का कम हो जाएगा, और जो वोल्टेज है 220 वोल्टेज वो हर सर्किट पर इक्वल अमाउंट में आएगा। वो अगर घर में 50 बल्ब लगे हुए हैं तो 50 के 50 बल्ब पर जो वोल्टेज आएगा वो 220 वोल्ट ही आएगा। अगर कभी ऐसा हो कि लाइट जो वोल्टेज है वो बहुत कम आ रही है और जो बल्ब की रोशनी है वो बहुत कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 2 या 3 बल्ब को लीजिए और उन सभी बल्ब को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर दीजिए। तो ऐसा करने से क्या रहेगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, तो उस लो अमाउंट के वोल्टेज में भी आपको जो बल्ब है वो अच्छे से आपको रोशनी देगा, आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो चलिए, ये हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन की थ्योरी थी। तो इसमें मैं आपको की पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, और जो करंट होती है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और यहाँ पर हमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है वो मिनिमम मिलता है। तो नोट कीजिए इसको।
पैरेलल कॉम्बिनेशन के एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये रेजिस्टेंस का बनाना था मेरे को, मैंने कैपेसिटर बना दिया। ये 2 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम। ये मेरे पास 3 रेजिस्टेंस एक सर्किट में कनेक्टेड है और मुझे A एंड B इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, देख करके लग रहा है कि शायद ये सीरीज में होंगे, तो आपको सीरीज में ये नहीं चेक करना कि वो वन लाइन में है, एक सीधी रेखा में है तो वो सीरीज में होंगे। ऐसा मैंने बच्चों को देखा है कि वो क्या करते हैं, वो रटते हैं, वो कहते हैं कि सभी एक लाइन में बने हुए तो सब सीरीज में होंगे। ऐसा नहीं है। आपको डायग्राम को ध्यान से देखना चाहिए कि इसके और इसके बीच ये तीसरा आ गया, कबाब में हड्डी आ चुकी है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। इसके और इसके बीच में भी तीसरा वायर आ गया है तो ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं है। तो इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या कर, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो नहीं है, तो अब ये किस कॉम्बिनेशन में होगा? याद रखेंगे, एक सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस होते हैं वो ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्ट सीरीज में हो, कुछ पार्ट पैरेलल में हो। यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि शायद 2 पार्ट 2 रेजिस्टेंस तो सीरीज में हो और तीसरा उसके पैरेलल हो, या 2 रेजिस्टेंस पैरेलल हो और तीसरा उसके सीरीज में। तो हमें हर एंगल से इसको चेक करना चाहिए। हमें अपना जो माइंड है वो 360 डिग्री पर रोटेट कराना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको। चलिए, तीनों सीरीज में तो नहीं है, 2 भी सीरीज में नहीं है, और जब ये 2 सीरीज में नहीं है तो फिर हम आगे की चर्चा नहीं करेंगे। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्या इसके 2 कंपोनेंट ये और ये पैरेलल कंबाइन है। तो देखिए, इस एंड को मैंने पोटेंशियल दिया V1। अब जो पास्कल लॉ है जो हमने लिक्विड के लिए पढ़ा है उसी को यूज करना है इस सर्किट में, कि एक पॉइंट का जो पोटेंशियल रहेगा वही रेजिस्टेंस उसके साथ जितने पॉइंट्स कनेक्टेड होते हैं सभी का होता है। तो इसका जो पोटेंशियल है वो V1 है, तो इसका पोटेंशियल भी V1 रहेगा। अब इसका जो दूसरा एंड है वो ये है, इसका पोटेंशियल है V2 और इसका पोटेंशियल भी V2 रहेगा। अब जरा इस रेजिस्टेंस को ध्यान से देखिए, इसके एक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, V1 माइनस V2। इसके एक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, V1 माइनस V2, और इसके एक्रॉस कितना हो गया, V1 माइनस V2। तो ये तीनों रेजिस्टेंस के एक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 माइनस V2 है। और जब तीनों के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 है तो तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो स्टूडेंट, ये बात आप याद रखेंगे कि अगर किसी सर्किट के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है तो वो तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना रहेगा, 2 + 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/R = 1/2 + 1/2 + 1/2, दैट इज 1/R = 3/2। तो R की वैल्यू हो जाएगी 2/3 ओम। तो देखिए यहाँ पर R की जो वैल्यू आ रही है वो <2 ओम आ रही है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें जो रेजिस्टेंस मिलता है वो मिनिमम होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो लेक्चर है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये आज जो मैंने आपको पढ़ा है ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी नहीं होने वाला। अब आगे का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। जो बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको बताए हैं ये आपके 12th लेवल के लिए है। प्रिंसिपल कुछ इसके बाद भी हैं जिसमें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो हमारे सिलेबस में तो नहीं है।
लेकिन हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हैं, तो आप नीट या जेईई को प्रिपेयर कर रहे होंगे, उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो इसलिए उसमें ये बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आगे के वीडियो लेक्चर में हम कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।